वेलकम बैक टू आरटी क्लासेस। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ली हैं जो कि हमें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 ऐसी आइडेंटिटीज ली हैं जिन्हें हमें बहुत ही अच्छे से याद करना है। 9th और 10th लेवल के स्टैंडर्ड से अगर हम ऊपर देखें तो इन आइडेंटिटीज की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं जिनको हम आइडेंटिटी के थ्रू डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि आखिर ये आइडेंटिटीज ए स्क्वायर प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सपोज करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल ही क्यों होता है। ठीक है, आखिर ये चीज इस चीज के इक्विवेलेंट ही क्यों है, क्यों ए प्लस बी का होल स्क्वायर आखिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्यों नहीं होता। क्योंकि कई लोग इस तरीके से लिख देते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम ये देखेंगे कि आखिर ये सारी एंटिटीज डिराइव होके इसी एक्सप्रेशन के इक्वल क्यों आई हैं। ठीक है, और ए प्लस बी का होल क्यूब आखिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी ही क्यों होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे, बट आइडेंटिटीज के डेरिवेशन पे आने से पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं रूल्स की हेल्प से हम ये पता कर पाएंगे कि आखिर आइडेंटिटीज किस तरीके से डिराइव हुई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रूल्स पे। इन आइडेंटिटीज को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट करने के बाद आप देखते हैं तो आइडेंटिटीज पे आने से पहले जैसे कि हमें 3 रूल्स पता होने चाहिए। तो पहला रूल है रूल्स ऑफ पावर। ठीक है, हमें पावर्स के कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि आखिर पावर कैसे काम करती है। अगर ब्रैकेट में कुछ बेसिस लिखे हुए हैं या कुछ एक्सप्रेशन अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सपोज करिए मैंने लिखा a प्लस बी और उसके ऊपर कुछ पावर n है, तो किस तरीके से पावर इन इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर आएगी, हम ये देखेंगे रूल्स ऑफ पावर में। सेकेंड चीज जो हमें याद रखनी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कैसे इन जो आइडेंटिटीज हैं उनको किस तरीके से ड्राइव करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा, आई होप कि काफी लोगों को बेसिक अलजेब्रा की नॉलेज होगी कि आखिर किस तरीके से हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, किस कंडीशन में हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और कब हम इंटीजर्स का ख्याल रखते हैं वहां पे कि कैसा साइन आना है कैसा साइन नहीं आना है, तो वो बेसिक अलजेब्रा में इंक्लूड होता है। बट फिर भी मैं इस टॉपिक को ले रहा हूं क्योंकि इन 3 टॉपिक्स पे, यानी अगर हमने इन 3 रूल्स को बहुत ही अच्छे से याद कर लिया तो किसी भी आइडेंटिटी को ड्राइव करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहला रूल से, तो पहला रूल क्या है, रूल्स ऑफ पावर्स। ठीक है, तो रूल्स ऑफ पावर्स में सबसे पहले हमें जो चीज याद रखनी है वो ये है कि अगर मैंने लिखा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ठीक है, तो आखिर इसका आंसर क्या होगा, ये हमें बहुत अच्छे से याद रख लेना है। पावर्स और एक्सपोनेंट में भी हमने ये पढ़ा हुआ है कि आखिर अगर कोई नंबर 3 या 4 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर के फॉर्म में हम उसे कैसे लिखेंगे। अगर आप लोगों को अगर नहीं पता है कि आखिर पावर और एक्सपोनेंट के रूल्स क्या होते हैं और पावर और एक्सपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं, तो आप पावर और एक्सपोनेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो a इंटू ए इंटू ए, क्योंकि a 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए हम लिख सकते हैं a की पावर 4। और पावर बेस से हमेशा क्या कहती है, पावर बेस से हमेशा ये कहती है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई होना है, 4 बार। तो इसीलिए हमने a की पावर 4 को ये लिखा, यानी 4 बार a को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा, यानी अगर 4 बार a लिखा हुआ है तो हम उसे लिख सकते हैं a की पावर 4। तो पहला रूल हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम किसी मल्टीप्लिकेशन, सेम मल्टीप्लिकेशन टर्म अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ए और ए ये सारे एक ही जैसे हैं, और एक ही जैसी चीज अगर 4-5 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो उतने टाइम उसकी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है। ठीक है, दूसरी जो चीज है वो ये है कि अगर मैं लिखा a प्लस बी उसकी होल पावर n, तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमें याद रखना है। तो यहाँ पे कई लोग ये सोचते हैं कि a की पावर n प्लस b की पावर n, यानी इसका अगर एक्सपांशन करें या फिर इसका इक्विवेलेंट लिखें, इसकी बराबर जो टर्म होगी वो क्या होगी, तो a प्लस बी की होल पावर n को जनरली लोग क्या लिखते हैं, a की पावर n प्लस b की पावर n, बट ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। और इसी बेसिस पे अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लोग जनरली क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मेट से हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है कि अगर कोई 2 टर्म्स अंदर लिखे हैं ब्रैकेट के और उसके ऊपर कोई पावर है तो वो पावर दोनों ही टर्म्स पे नहीं आएगी, और ये कब आएगी हम ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अगर वहां पे प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस, या फिर
अगर हमने लिखा a माइनस बी होल पावर n, और हम अगर इसे ये लिखें a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है। प्लस और माइनस में पावर कभी भी बेसिस के ऊपर नहीं चढ़ती, ठीक है। एक और बार बोल रहा हूं, प्लस और माइनस के ऊपर, प्लस और माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है और कुछ टर्म प्लस या माइनस से सेपरेटेड है, तो जो ओवरऑल पावर है वो कभी भी दोनों बेसिस के ऊपर इंडिविजुअली नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर a माइनस बी लिखा हुआ है, या फिर a माइनस बी लिखा हुआ है, या फिर a प्लस बी लिखा हुआ है, और उसके ऊपर पावर कितनी है n, तो ना ही वो पावर a पे आएगी ना ही वो पावर b पे आएगी। पहले पावर ब्रैकेट के अंदर दिखेगी, आखिर ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है। अगर वहां पे प्लस या माइनस यूज हुआ है तो डेफिनेटली वो पावर उन दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं आएगी, ठीक है। तो पावर आखिर कब आएगी, कब पावर इंडिविजुअल बेसिस पे आ जाती है, ठीक है। तो वो आती है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। तो अगर दो टर्म्स यानी a और b अगर मल्टीप्लाई से बॉन्डेड है, ठीक है, पिछली बार यहाँ पे क्या था प्लस और उसके ऊपर क्या लगी हुई थी पावर, तो इसलिए वो पावर दोनों बेसिस पे नहीं आ रही थी। बट यहाँ पे किसका यूज हुआ है इस बार, मल्टीप्लिकेशन का। और अगर a इंटू बी होल पावर n लिखा हुआ है, तो पावर ने सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर देखा और ये देखा कि आखिर जो टर्म्स लिखी हुई है उन दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन देखते ही ये पावर a के ऊपर भी आ जाएगी और b के ऊपर भी। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। इस तरीके से ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल सही फॉर्मेट है, इसी रूल को हमें याद रखना है, ठीक है। कभी भी हमें a प्लस बी होल पावर n को a की पावर n प्लस b की पावर n कभी भी नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। बट अगर a इंटू बी होल पावर n है तो उसे हम लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n, ठीक है। यही रूल डिवाइड में भी काम करता है, a डिवाइडेड बाय b होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। या फिर इस तरीके से ना लिखकर हम इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a अपॉन b होल पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू, इस पावर ने सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर देखा, तो ब्रैकेट के अंदर जो दो टर्म्स थी उन दोनों टर्म्स के बीच में कौन सा साइन था, डिवीजन का, ठीक है। तो डिवीजन के होने की वजह से ये जो पावर है वो दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे आ जाएगी। इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल, यानी दोनों ही एक्सप्रेशन एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूल्स ऑफ पावर्स में पावर कभी भी प्लस या माइनस के, अगर ब्रैकेट के अंदर अगर पावर जो होल पावर छिड़ी हुई है उस ब्रैकेट के अंदर वहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा है उसमें अगर प्लस या माइनस है तो पावर कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं आएगी। बट अगर वही एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन से सेपरेटेड है तो वो पूरी जो पावर है वो दोनों ही बेसिस पे इंडिविजुअली आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर पावर ब्रैकेट के अंदर कब आती है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर बिल्कुल ब्रैकेट के अंदर आ सकती है, बट प्लस या माइनस में ये पावर कभी भी ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हमने देखा रूल्स ऑफ पावर। अब हम आते हैं सेकेंड रूल पे। तो हमारा सेकेंड रूल था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आखिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा दी जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है, ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है, और एक एडिटिव इनवर्स करके एक प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है, और हमें कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है चीजें, ठीक है। कुछ टर्म्स होंगी उनमें हमें क्या करना है, उस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एज अ नेम सच हम इसे नहीं पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं आखिर वो ट्रिक क्या है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा ब्रैकेट के जस्ट बाहर बैठा है, ठीक है, और एक और बंदा है जिसका नाम है राम, और यहाँ पे एक और बंदा है जिसका नाम है श्याम, ठीक है। तो राम और श्याम ब्रैकेट के अंदर है और किसमें किससे सेपरेटेड है, प्लस साइन से, ठीक है। और बाहर एक बंदा बैठा हुआ है और इसके हाथ में क्या है, एक वैल्यू है, सपोज करते हैं वो ए वैल्यू उसके हाथ में रखी हुई है, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज करते हैं ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो इस बंदे के हाथ में कौन सी वैल्यू है, ए, और इस बंदे के हाथ में कौन सी वैल्यू बी, और इस बंदे के हाथ में कौन सी वैल्यू है, सी। तो आखिर इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। होता यह है कि पहले तो हमें यह देखना है कि आखिर ये जो बंदा खड़ा है और इसके सामने जो ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में क्या कोई साइन है, क्या कोई ऑपरेशन है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन मौजूद नहीं है। अगर कोई ऑपरेशन नहीं है इसका मतलब कौन सा साइन है वहां पे है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। ये बाय डिफॉल्ट वहां पे हमेशा मौजूद रहेगा,
ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि अगर ब्रैकेट और यहाँ पे लिखे नंबर के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब वहां पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। इससे हमें ये पता चलता है कि आखिर ये जो क्वांटिटी है वो इन दोनों टर्म से क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई। इतना तो हमें बिल्कुल पहले से सोच के चलना है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन। और क्योंकि मल्टीप्लीकेशन साइन है, इसलिए ये वाली जो क्वांटिटी है वो दोनों ही क्वांटिटी से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पहली चीज ये। अब ये देखना है कि आखिर जब ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये वाला जो बंदा बैठा हुआ है बाहर, ये जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ए को बी में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और ए को सी पे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी ये बंदा इस बंदे के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और इस बंदे के साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हमें देखना है। अब ये देखेंगे कि आखिर मैथमेटिकली हम इसे कैसे डिराइव करते हैं या फिर कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा ए और फिर लिखा यहाँ पे बी और प्लस सी। इसी एग्जांपल का ये हमने एक समझने के लिए एक एग्जांपल लिया है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि आखिर इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे फ्रेम करा गया। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी इसमें भी मल्टीप्लाई होगी और इसमें भी मल्टीप्लाई होगी, यानी ये वाली चीज इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा, ए बी। ठीक है, और जब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आएगा, ए सी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो है इंटीजर्स के रूल। ठीक है, रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये तो हमने बेसिकली किससे समझा, अल्फाबेट से, यानी हमारे जो कांस्टेंट या वेरिएबल्स थे उनसे समझा। बट हम कांस्टेंट से भी देखेंगे आखिर कांस्टेंट में ये चीज कैसे अप्लाई होती है। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a इंटू बी कितना होता है, ए बी, और a इंटू सी कितना होता है, ए सी, और बीच में मैंने लगा दिया क्या, प्लस साइन। यहाँ पे प्लस साइन ही क्यों आया, ये हमें याद रखना पड़ेगा किससे, रूल्स ऑफ इंटीजर्स। आखिर इंटीजर्स में कैसे प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, और मल्टीप्लिकेशन में कैसे प्लस माइनस माइनस होता है। उन चीजों को हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना पड़ेगा, वरना छोटी सी एक साइन की मिस्टेक से हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन या फिर जो सॉल्व कर रहे हैं वो पूरी की पूरी जो सॉल्व हमने करी है वो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैंने एग्जांपल लिया 2 3 माइनस 4। अगर हमें इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये चीज इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी मल्टीप्लाई होगी। तो 2 3 का कितना होता है, 6। बट अब जो चीज याद रखनी है वो ये है कि 2 के पास कौन सा साइन है। ठीक है, 2 के पास अगर कोई साइन मौजूद नहीं है आगे की तरफ तो वहां पे कौन सा साइन हमेशा होता है, प्लस का साइन। ठीक है, और 3 के पास भी यहाँ पे आगे की तरफ कोई सा साइन नहीं है, इसका मतलब उसके पास भी कौन सा साइन है, प्लस का। अब +2 इंटू +3, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या होने वाली है, अल्टीमेटली क्या होने वाली है, मल्टीप्लाई। तो +2 इंटू +3 कितना होगा, +2 इंटू +3 होता है +6। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, +6। उसके बाद 2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। बट 2 के पास कौन सा साइन है, प्लस का, और 4 के पास कौन सा साइन है, माइनस का। साइन हमेशा याद रखना है हमें, अगर हमने कोई नंबर लिखा 2 तो इसके पास जो साइन है वो हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड यानी उसके जस्ट आगे लगा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है। तो 4 के पास कौन सा साइन है, माइनस का। तो 2 इंटू -4, 2 इंटू -4, इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्टली क्या होता है, माइनस, और 2 4 का कितना होता है, 8। तो हमारा आंसर कितना आया, -8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 6 - 8 कितना होगा, 2, और यहाँ पे ग्रेटर नंबर का हम साइन लगाएंगे, यहाँ पे कितना आएगा, -2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि रूल्स ऑफ इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर एक सिंगल क्वांटिटी ब्रैकेट के बाहर बैठी है और उसके ब्रैकेट के अंदर कई सारी क्वांटिटीज हैं, ए बी सी, कुछ भी ले सकते हैं, कई सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट ब्रैकेट के बाहर कौन है, सिर्फ सिंगल क्वांटिटी। तो उसका जो हम सॉल्व करके देखेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, a इंटू ए। अब हमने अभी देखा, जस्ट स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि अगर सेम टाइप की क्वांटिटी 2 बार मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर। तो a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर प्लस। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि a के पास कौन सा साइन है, प्लस का, और b के पास कौन सा साइन है, प्लस का। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। पहले हमें साइन लिखना है। ठीक है, और a इंटू बी कितना होगा, ए बी। क्योंकि दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है इसलिए स्क्वायर स्क्वायर तो इस पे आने नहीं वाला। ठीक है, और a इंटू सी कितना होगा, ए सी। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं अगर सिंगल क्वांटिटी बाहर लिखी है ब्रैकेट के। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, अभी तो हमने देखा कि अगर सिंगल क्वांटिटी अगर ब्रैकेट के बाहर लिखी है तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम ये देखेंगे कि अगर 2 क्वांटिटीज ब्रैकेट के बाहर लिखी है, ठीक है,
जैसे मैंने लिया a प्लस बी ब्रैकेट a प्लस सी। सपोज करिए मैंने इस तरीके का एग्जांपल लिया और इसे देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली चीज, ये जो क्वांटिटी है वो इससे ही मल्टीप्लाई होगी और ये क्वांटिटी इससे ही मल्टीप्लाई होगी। पहली चीज तो ये कि पहला वाला जो नंबर है वो बाकी के जो दो नंबर्स हैं उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये वाली क्वांटिटी इससे भी मल्टीप्लाई होगी और ये वाली क्वांटिटी इससे ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब ये देखना है कि आखिर इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं a को। अगर मैंने a को a से मल्टीप्लाई करा तो a इंटू a कितना होता है a स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर कितनी हो जाएगी 2, तो a स्क्वायर लिखा मैंने सबसे पहले। उसके बाद मुझे ये लिखना है कि a को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है c से। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो क्या है, प्लस या माइनस का साइन। तो a के पास कौन सा साइन है प्लस का और c के पास कौन सा साइन है प्लस का। तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस a इंटू सी कितना होता है ac। तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड टर्म है। उसके बाद b को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है a से। अब b के पास कौन सा साइन है, हमें यहाँ पे पहले साइन लिखना है। ठीक है, हमेशा याद रखें सबसे पहले हमें क्या लिखना है साइन, ना कि टर्म। तो b के पास कौन सा साइन है प्लस का, a के पास कौन सा साइन है प्लस का। तो प्लस प्लस क्या हुआ प्लस और b इंटू कितना हुआ ba, तो प्लस ba। उसके बाद b को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है c से। अब b के पास कौन सा साइन है प्लस का और c के पास कौन सा साइन है प्लस का। तो प्लस प्लस कितना होता है प्लस, मल्टीप्लिकेशन में प्लस 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 होता है। ठीक है, प्लस और b इंटू सी कितना होगा bc। तो इस तरीके से हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व किया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसे सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर ब्रैकेट के बाहर भी हमारी दो टर्म्स आ जाती हैं तो वहां पे भी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूज करना है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। यहाँ पे बस हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है रूल्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, बट इंटीजर्स के साइन का हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब आते हैं थर्ड रूल पे, जो कि बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। यहाँ पे हमें बहुत ही बेसिक चीजें याद रखनी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा a प्लस ए, तो आखिर इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कि सेम वेरिएबल टर्म से क्या होती है ऐड। ठीक है, इस चीज को हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। सेम वेरिएबल टर्म से क्या होंगी ऐड होंगी। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है और यहाँ पे भी कितना लिखा हुआ है a, बट हमें इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई वेरिएबल अगर सिंगल लिखा हुआ है तो उसके साथ एक कांस्टेंट होगा ही होगा। आखिर वो कांस्टेंट क्या होगा, तो वो कांस्टेंट होता है 1, क्योंकि 1 का किसी भी चीज से मल्टीप्लिकेशन वही चीज दे देती है। जैसे मैंने लिखा 1 इंटू 2 तो उसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, अगर मैं लिखा 1 इंटू 3 तो उसका आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिख दूं 1 इंटू एक्स तो उसका आंसर कितना आएगा x। इसका मतलब अगर 1 इंटू 2 2 हो रहा है और 1 इंटू 3 3 हो रहा है और 1 इंटू एक्स एक्स हो रहा है, तो x के साथ डेफिनेटली एक क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में रही होगी। आखिर वो क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है 1। तो इसी तरीके से अगर कोई वेरिएबल खाली लिखा हुआ है, सेपरेटली लिखा हुआ है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट होगा ही होगा और वो कांस्टेंट क्या है 1। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर यहाँ पे a लिखा हुआ है तो इसके साथ कौन सा कांस्टेंट होगा 1, तो हम इसे लिख सकते हैं 1a प्लस यहाँ पे भी 1 है। अब अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है, यानी वेरिएबल सेम है, सेम शक्ल के आदमी ही एक दूसरे से ऐड होंगे। ठीक है, सेम शक्ल के आदमी ही एक दूसरे से ऐड होंगे, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, दोनों ही केसेस में वो चीज काम करती है। तो a प्लस a क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो पहले हमें ये देखना है कि क्या दोनों वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अगर वेरिएबल सेम है तो हमारे जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो अब हमें ये देखना है कि इसके साथ कौन सा साइन है। तो इसके साथ कौन सा साइन है +1 और इसके इस कांस्टेंट के साथ कौन सा साइन है +1। तो +1 कितना होता है +2 और इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली a। अब ये a ही क्यों आया, ठीक है, यहाँ पे तो 2 a लिखे हुए थे बट यहाँ पे a ही क्यों आया। तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सी मैथ्स है, वो ये है कि अगर हम लिखें 1a प्लस 1a तो इसे हम लिख सकते हैं 2a। आखिर इसके इक्वल क्यों है, तो हम ये देखें कि इस क्वांटिटी और इस टर्म, यानी इस टर्म और इस टर्म के बीच में पहली बात तो टर्म क्या होती है, तो टर्म वो चीज होती है जो प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। सपोज करें मैंने लिखा x प्लस 2a प्लस 3a प्लस 4, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास, तो 1 2 3 4, हमारे पास कितनी टर्म्स है 4 टर्म्स है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 4 टर्म्स है लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, माना कि ये दोनों वेरिएबल्स क्या है सेम, तो ये ऐड अप हो जाएंगे, बट x और 2a कभी ऐड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उन दोनों के जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है। एक के पास x है और एक के पास क्या है a। यहाँ पे 1 भी लिखा हुआ है क्योंकि वो वेरिएबल खाली था। हम कहाँ पे थे यहाँ पे, तो हमें ये लिखना है कि आखिर 1a प्लस 1a 2a ही क्यों होता है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसमें से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी चीज जो कॉमन आ सकती है, तो वो है a। तो सपोज करिए कि मैंने a को कॉमन निकाला, ठीक है। अगर मैंने a को यहां से कॉमन निकाला तो यहाँ पे कितना बचा होगा 1, और अगर मैंने a को यहां से कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी कितना बचा होगा 1। अगर मैं इसे ब्रैकेट में अंदर सॉल्व करूं तो a प्लस a 1 प्लस 1 कितना होगा 2, तो यहाँ पे कितना आया a इंटू 2, ठीक है। जनरली a इंटू 2 नहीं लिखा जाता, ठीक है। हम लिखते हैं कांस्टेंट को हमेशा आगे की तरफ रखते हैं, कांस्टेंट एंड देन वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट पहले आता है और वेरिएबल बाद में, तो हम इसे क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो इसको a इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू a, और ऐसा वैलिड क्यों है, क्योंकि हम 1 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर कितना आएगा 2, और अगर 2 इंटू 1 को भी मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर कितना आएगा 2। तो फ्लिपिंग करने से हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, यानी मल्टीप्लिकेशन में फ्लिपिंग करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती। बट ये केस प्लस या माइनस में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ठीक है। वहां पे फ्लिपिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है। उसका भी एग्जांपल से मैं अभी समझा दूंगा। 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 भी क्या लिख सकते हैं, उसका आंसर भी कितना आएगा 2 आएगा। इस वजह से a इंटू 2 को हम 2 इंटू a भी लिख सकते हैं, और इंटू का साइन जनरली शो नहीं करा जाता, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2a। तो फाइनली हमें ये पता चला कि आखिर a इंटू 2 का आंसर कितना आएगा 2। तो इस तरीके से 1a प्लस 1a हमारा क्या होता है 2 है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक, बट अगर हमारे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो डेफिनेटली हमें आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अभी मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में फ्लिपिंग करने से कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो प्लस या माइनस करने से क्या दिक्कत होती है, प्लस या माइनस में फ्लिपिंग करने से क्या दिक्कत होती है। तो सपोज करिए मैंने लिखा 1 माइनस 2, अब 1 माइनस 2 में अगर मैं इंटीजर का कंसेप्ट लगाऊं तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम इन दोनों नंबर्स को क्या कर लेंगे माइनस, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है माइनस, तो इसके साथ कितना आंसर आएगा माइनस। तो 1 माइनस 2 करने पे हमारा आंसर कितना आया -1। अगर मैं यहाँ पे फ्लिपिंग करूं, यानी 2 को आगे कर दूं और 1 को पीछे की तरफ, तो 2 माइनस 1। अब अगर हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो वो डेफिनेटली चेंज आएगा, यानी जो पहला आंसर था -1, तो फ्लिपिंग करने से, मल्टीप्लिकेशन में हमने फ्लिपिंग करी तो वहां पे आंसर दोनों क्या आ रहे थे सेम, ठीक है। बट माइनस के केस में ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, 2 के पास कौन सा साइन है प्लस का, और 1 के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, और ग्रेटर नंबर कौन है, ग्रेटर नंबर है 2, तो 2 के साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। अब +1 और -1 दोनों ही सेपरेटली एक अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इस वजह से ये वाली चीज इससे मैच नहीं करेगी, इसका मतलब हमने जो फ्लिपिंग करी है वो बिल्कुल गलत है, यानी सब्ट्रैक्शन में हम फ्लिपिंग नहीं कर सकते। बट अगर यहाँ पे एडिशन होता, तो सपोज करिए मैंने लिखा 2 + 3, यानी दोनों के पास ही क्या होना चाहिए एडिशन सिंबल, ठीक है। एडिशन का साइन होना चाहिए, दोनों के पास ही पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो 2 + 3 का आंसर कितना आएगा 5, और एडिशन में अगर मैं फ्लिपिंग करूं तो 3 + 2 भी कितना होगा 5, तो दोनों ही केस में हमारा आंसर कितना आ रहा है 5। इसका मतलब एडिशन में फ्लिपिंग पॉसिबल है, बट सब्ट्रैक्शन में फ्लिपिंग पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में ही फ्लिपिंग पॉसिबल है, ठीक है। भले ही यहाँ पे कोई सा भी साइन क्यों ना हो, और यहाँ पे दोनों ही साइन क्या होने चाहिए पॉजिटिव, तो जाके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्लिपिंग। बट सब्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल भी फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है। आप a माइनस बी को b माइनस a नहीं लिख सकते, ये कभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जिसको हमें 11th या 10th क्लास में, 10th या 11th क्लासेस में हमें बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज वगैरह में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि आखिर इस तरीके की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये था बहुत ही बेसिक लेवल पे हमने देखा कि आखिर कैसे वेरिएबल्स का एडिशन जो आंसर आता है वो कितना होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने लिखा 2x + 4x, इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि क्या दोनों के वेरिएबल सेम है, बिल्कुल सेम है। कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे वेरिएबल सेम होने चाहिए। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है, द वेरिएबल्स शुड बी सेम, यानी दोनों इंसानों की जो शक्ल होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेम शक्ल के आदमी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 2x + 4x, तो वेरिएबल सेम है तो हमें किस पे फोकस करना है, कांस्टेंट पे। कांस्टेंट के पास कौन सा साइन है प्लस, और इस कांस्टेंट के पास कौन सा साइन है प्लस, तो प्लस प्लस कितना होगा प्लस, तो हमें 2 और 4 को कर देना है प्लस, तो 2 + 4 कितना होगा 6, और x एक बार आ जाएगा। और ये हमें एक बार क्यों आया, ये मैंने अभी समझा कि यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद, ठीक है। अगर मैं देखूं इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो x मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ से x कॉमन निकला होगा तो यहाँ पे कितना बचा होगा 2, यहाँ से x कॉमन निकला होगा तो यहाँ पे कितना बचा होगा 4, ठीक है। तो x 2 + 4 कितना होगा 6, इधर लिखा है x × 6,
x इंटू सिक्स जनरली हम नहीं लिखते क्योंकि कांस्टेंट आगे होता है और वेरिएबल पीछे की तरफ, तो 6 इंटू एक्स यानी हमारा आंसर कितना है 6 है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। नेगेटिव साइन में बिल्कुल सेम कैसे, एक और एग्जांपल लेते हैं, तो 4x माइनस 6x, क्या ये दोनों वेरिएबल सेम है? बिल्कुल सेम है। तो हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? कांस्टेंट पे। हमारे कांस्टेंट क्या है? 4 माइनस 6, ठीक है, प्लस 4 माइनस 6, आंसर कितना होगा? -2 और -2x। तो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। अब देखते हैं अगर डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाए, तो 2a माइनस 3c, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, एक तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई सी क्वांटिटी, यानी दोनों वेरिएबल्स क्या है? डिफरेंट। तो जब हमारे वेरिएबल्स ही डिफरेंट हो जाएंगे तो हम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर हमारी आइडेंटिटीज किस तरीके से ड्राइव होकर आई है, ठीक है, कि आखिर जैसे पहली आइडेंटिटी थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें ये देखना है कि आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही क्यों होता है, ठीक है। क्यों हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों नहीं लिखते, ठीक है। ये हम क्यों नहीं लिखते? क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर मैंने लिखा a प्लस बी की होल पावर n, ठीक है, अगर मैंने लिखा a प्लस बी की होल पावर n, तो पावर ने सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर लिखा और ब्रैकेट के अंदर उसे देखा कि जो दो टर्म्स उसके ब्रैकेट के अंदर लिखी हैं उन दोनों के बीच में कौन सा सिंबल है? प्लस का सिंबल है, ठीक है। अगर प्लस या माइनस का सिंबल पावर अपने ब्रैकेट के अंदर दिखती है तो वो डेफिनेटली दोनों ही बेसिस पे नहीं आने वाली, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। वो कब पॉसिबल है? जब वहां पे क्या हो? मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। यानी अगर मैंने लिखा a मल्टीप्लाइड बाय b होल पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू b की पावर n। पावर ने ब्रैकेट के अंदर देखा कि जो दो टर्म्स उसके ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं उन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में पावर दोनों ही बेसिस के ऊपर इंडिविजुअली आ जाती है। तो इस तरीके से हम इसे a की पावर n प्लस b की पावर n नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये इस रूल की वजह से ये वैलिड नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते। तो आखिर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों होता है? तो देखते हैं। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं a, हम पहले ये देखेंगे कि आखिर a प्लस बी क्या है? बेस, और 2 क्या है? उसकी पावर। तो पावर बेस से हमेशा क्या कहती है? पावर बेस से हमेशा ये कहती है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई होना है? 2 बार, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना कह रही है? 2 बार मल्टीप्लाई होना है। तो a प्लस बी कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 बार। तो हम a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी और a प्लस बी का 2 बार मल्टीप्लिकेशन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं जो कि ब्रैकेट में है, तो पहला बंदा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा और पहला बंदा उस वाले बंदे यानी दूसरे ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपली अगर देखें तो पहली क्वांटिटी दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी और दूसरी क्वांटिटी दूसरे वाले ब्रैकेट के दोनों ही क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, यानी b भी a से मल्टीप्लाई होगा और b से भी मल्टीप्लाई होगा। इस प्रॉपर्टी को यूज करके a को a से मल्टीप्लाई करने पे यानी a इंटू a, और क्योंकि वेरिएबल सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है? मल्टीप्लिकेशन, तो जितनी बार वो मल्टीप्लाई हुआ है उतनी उसकी पावर हो जाएगी। तो a इंटू a कितना होगा? a स्क्वायर। उसी तरीके से a इंटू b करना है, ठीक है। तो a इंटू b कितना होगा? a इंटू b सिंपली ab, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे ab प्लस, प्लस क्यों आया? क्योंकि अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? a को हम 1 से कर चुके हैं तो a स्क्वायर, फिर हमने देखा कि a को हमें किससे करना है? b से, ठीक है। तो a के पास कौन सा साइन है? प्लस का, और b के पास कौन सा साइन है? प्लस का। तो प्लस प्लस कितना होता है? प्लस, और a इंटू b कितना होता है? ab। इसी तरीके से अब किसकी बारी है? b की। तो b किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? a के साथ, और b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब b a के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के पास प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और b इंटू a कितना होगा? ba प्लस b इंटू b। तो b को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे a इंटू a कितना होता है? a स्क्वायर, तो इस तरीके से b इंटू b कितना होगा? b स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिखा b स्क्वायर। अगर हम इसे अरेंज करें, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अब अगर इस पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ba। तो क्या मैं ba को ab लिख सकता हूँ? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 1 इंटू 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो 1 इंटू 2 कितना होगा? 2, और 2 इंटू 1 कितना होगा? 2। तो 2 1 जा 2 है और दोनों ही आंसर्स क्या देने वाले हैं? 2। इस वजह से फ्लिपिंग पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ba को हम लिख सकते हैं ab प्लस b स्क्वायर। अब हम अगर इसे अरेंज करें, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर
यानी पावर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर यानी a स्क्वायर, फिर उसके बाद b यानी b स्क्वायर और ab प्लस ab, ठीक है। तो ab प्लस ab कितना होगा? तो बेसिक अलजेब्रा में हमने अभी देखा कि अगर मैंने लिखा है x प्लस x, इसकी वैल्यू होगी 2x, ठीक है। तो क्यों होगी 2x? क्योंकि x के पास एक क्वांटिटी है जो कि है 1 और इसके पास भी कौन सी क्वांटिटी है? 1। तो 1x प्लस 1x कितना होगा? 2x, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें ab प्लस ab यानी सेम क्वांटिटी के सेम टाइप के वेरिएबल से एक दूसरे से क्या होता है? ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल। और इनके साथ क्या है? 1 भी है, ठीक है। तो 1ab प्लस 1ab तो कितना होगा? 2ab। तो इस तरीके से हमने देखा कि a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर। अब आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें ये देखना है कि आखिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने ये देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पावर कभी भी प्लस या माइनस के ऊपर कभी भी नहीं आती अगर उससे ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसके इक्विवेलेंट नहीं है। तो आखिर कैसे ये इक्वल आएगा? तो जैसे हमने प्लस के लिए करा उसी तरीके से कंसेप्ट हम लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि ये बेस है और बेस के ऊपर पावर है, पावर बेस से कह रही है कि तुम्हें 2 बार मल्टीप्लाई होना है। तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी इंटू a माइनस बी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो a से ही मल्टीप्लाई होगा और a b से, और फिर b a से, और फिर b b से। तो a इंटू a कितना होगा? a स्क्वायर। अब a को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? b के साथ, ठीक है। तो a इंटू b कितना होगा? ab, बट प्लस और माइनस, क्योंकि a के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, और b के साथ कौन सा साइन है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस और a इंटू बी ab। इसी तरीके से अब किसकी बारी है? माइनस b की। तो माइनस b इंटू a, तो माइनस b इंटू a होता है माइनस ba। अब b इंटू b, बट यहाँ पे साइन देखना है, तो माइनस b इंटू माइनस b। तो जैसे अगर मैं लिखता कि माइनस माइनस क्या होता है? पहली चीज तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे? प्लस का साइन। और b इंटू बी, जैसे a इंटू a स्क्वायर होता है वैसे b इंटू बी कितना होगा? b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि a स्क्वायर माइनस ए बी क्या फ्लिपिंग मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है? बिल्कुल। तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी, ठीक है। और ए बी ही क्यों लिखा? ताकि ये दोनों वेरिएबल्स क्या हो जाए? सेम, और फिर हम इसे क्या कर सकेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पावर्स में अरेंज कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 1ab इंटू माइनस 1ab, ठीक है। सॉरी, माइनस 1ab माइनस 1ab। तो जैसे प्लस 1ab प्लस 1ab कितना होता है? 2ab, और प्लस 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 होता है, इसी वजह से वहां पे क्या रहा था? प्लस 2ab। बट यहाँ पे क्या है? माइनस 1 और माइनस 1, तो कितना आएगा? माइनस 2ab। तो इस तरीके से हमने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है? ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब। हमें ये देखना है कि आखिर a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्विवेलेंट होता है? तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि आखिर a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी कैसे आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो कि मैं दोबारा बताना चाहता हूँ लास्ट टाइम, अगर हमने ये लिखा है और अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, ये इसके बराबर बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि पावर ने सबसे पहले अपने ब्रैकेट के अंदर लिखा, ब्रैकेट के अंदर उसने पाया कि जो दो टर्म्स उसके अंदर लिखी हैं उन दोनों के बीच कौन सा साइन है? प्लस का। तो प्लस या माइनस में पावर कभी भी अपने बेसिस पे नहीं आती, इस वजह से ये चीज बिल्कुल भी वैलिड नहीं। अब देखते हैं कि आखिर ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर कैसे है। तो a प्लस बी का होल क्यूब
इसका मतलब होता है कि बेस के ऊपर पावर कितनी है 3, बेस के ऊपर कितनी पावर है 3, और पावर बेस से क्या कह रही है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई होना है 3 बार। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अभी हमने देखा कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, अगर हम a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो आइडेंटिटी निकल के आएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है, और अभी हमने देखा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका आंसर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हम इसकी जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो बची क्वांटिटी है वो क्या है, a प्लस बी। क्या हम यहाँ पे फ्लिपिंग कर सकते हैं, इसको मैं आगे लिख दूं और इसको पीछे? बिल्कुल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में फ्लिपिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो सबसे पहले मैं a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर a को b स्क्वायर से, फिर a को 2ab से। ठीक है, इसी तरीके से फिर मुझे b से भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो b को a से, फिर b को b स्क्वायर से, और b को 2ab से भी मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कि आखिर मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या रिजल्ट मिलता है। तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, अगर देखें a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो चुका है यहाँ पे, 3 बार। इसका मतलब हम लिख सकते हैं a क्यूब। ठीक है, तो a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, a क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पे सारी क्वांटिटीज प्लस में है, इसलिए हमारे सारे जो टर्म्स आएंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी किस में आएंगे, प्लस में। ठीक है, ये चीज हम याद रख सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। फिर a इंटू ए स्क्वायर कितना हुआ, a क्यूब, a इंटू बी स्क्वायर कितना होगा, a बी स्क्वायर। ठीक है, फिर a इंटू 2ab कितना होगा, a इंटू 2ab होगा 2ab स्क्वायर, 2a स्क्वायर b। उसके बाद हमें b से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो b इंटू a कितना, b इंटू ए स्क्वायर, b इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स अलग अलग है, इसलिए हम उसे एज इट इज लिख देंगे, यानी b a स्क्वायर। तो b इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, b a स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर, तो b इंटू बी स्क्वायर, ये भी कितना होगा, ये b क्यूब के बराबर, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर जैसे a क्यूब हो रहा था वैसे ही b इंटू बी स्क्वायर भी कितना होगा, b क्यूब। हम यहाँ पे लिख सकते हैं b क्यूब। उसके बाद b को 2ab से मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस 2ab स्क्वायर। इसका आंसर कितना आएगा, 2ab स्क्वायर। अब अगर हम इसे अरेंज करें और इस तरीके से अरेंज करें कि पहले तो हाईएस्ट पावर पहले आ जाए, उसके बाद सेम क्वांटिटी के सेम टाइप के वेरिएबल्स हम एक साथ लिखें। ठीक है, तो देखते हैं आखिर उसको कैसे अरेंज करना है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके बाद ए बी स्क्वायर जैसी कोई टर्म है क्या, देखते हैं, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, क्योंकि यहां पे लिखा है, यहां पे 1 भी होगा। ठीक है, हमें याद रखना है कि कोई भी वेरिएबल अगर खाली लिखा हुआ है तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, 1। तो 1ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर दोनों के ही वेरिएबल्स क्या है, ab स्क्वायर, यानी दोनों ऐड अप हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 2a स्क्वायर बी और 2ba स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी और ba स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी प्लस ba स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे फर्दर देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर कितना होगा, 3ab स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसे देखें तो यहां पे ये फ्लिपिंग पॉसिबल है। क्यों, हम यहाँ पे फ्लिपिंग क्यों कर रहे हैं, फ्लिपिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2a स्क्वायर बी और ba स्क्वायर, अगर मैं a को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं और b को यहाँ पे, तो ये भी कैसा बन जाएगा, a स्क्वायर b की तरह। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b। ठीक है, यहां पे हमने क्या कर दी, फ्लिपिंग कर दी, यानी a स्क्वायर को आगे और b को पीछे की तरफ। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस
2a² b प्लस a² b, यानी 2a² b प्लस 1a² b, तो ये कितना होगा 3a² b। ठीक है, फर्दर देखते हैं a³ प्लस b³ प्लस क्या 3ab² में से और 3a² b से क्या हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? ऐसी कोई चीज जो दोनों में मौजूद हो। बिल्कुल, यहाँ पे 3 भी मौजूद है और 3 भी है, यहाँ पे a भी है और a भी है, और यहाँ पे एक b है और यहाँ पे भी एक b है, तो हम 3ab कॉमन निकालते हैं। कितना? 3a और b। तो 3ab अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, 3 को भी बाहर निकाल लिया, a को भी बाहर निकाल लिया और एक b को भी निकाल लिया। यहाँ पे कितने b हैं? 2 b, लेकिन मैंने कितना कॉमन निकाला? एक ही b, तो यहाँ पे एक b बच गया होगा। प्लस अगर मैंने यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया, ये निकला है, और a² में से a के बाहर निकाल लिया और b भी कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 2a थे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? एक a और बचा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम फ्लिपिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं फ्लिपिंग? क्योंकि एडिशन में फ्लिपिंग पॉसिबल है। अगर दोनों ही एलिमेंट्स, यानी b के पास भी कौन सा साइन है? प्लस का, और a के पास भी कौन सा साइन है? प्लस का, तो दोनों ही केसेस में फ्लिपिंग पॉसिबल है। ठीक है, तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू, यहाँ पे अगर हम फ्लिपिंग करें तो फ्लिपिंग एडिशन में पॉसिबल होती है। तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस तरीके से हमारी a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो इस तरीके से हमने इस आइडेंटिटी को ड्राइव किया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a माइनस बी होल क्यूब। ये होती है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ठीक है, तो आखिर हम ये देखते हैं कि आखिर ये आइडेंटिटी किस तरीके से इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज a माइनस बी का होल क्यूब हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी पावर ने सबसे पहले बेस, पावर ने बेस को देखा, तो पावर ने बेस से कहा कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई होना है? 3 बार। ठीक है, तो हमने 3 बार उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब a माइनस बी इंटू a माइनस बी, हमने सेकेंड आइडेंटिटी जो देखी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बिल्कुल जस्ट इसके इक्वल है, क्योंकि a माइनस बी को हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। ठीक है, ये कितना आएगा? a माइनस बी, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी, जो कि होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, और इसका जो इक्विवेलेंट है वो कितना होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab होल मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b। जो लेफ्ट टर्म थी उसे हमने यहां लिख लिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे फ्लिपिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन साइन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, आगे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर हम यूज करें तो a को इन सबसे मल्टीप्लाई होना है और फिर b को भी इन सबसे मल्टीप्लाई होना है। तो a को जब हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा? a³। फिर a को जब हम b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना होगा? ab²। और साइन का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि a के पास कौन सा साइन है? प्लस का, और b के साथ कौन सा साइन था? प्लस का। तो प्लस प्लस कितना हुआ? प्लस, और a इंटू b² कितना हुआ? ab²। आगे बढ़ते हैं, अब a को हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2ab के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। तो a के साथ कौन सा साइन है? प्लस का, और 2ab के साथ कौन सा साइन है? माइनस का। ठीक है, तो प्लस माइनस कितना होता है? माइनस, और a इंटू 2ab, a इंटू 2a और b। तो अगर हम देखें तो सारी टर्म्स किसमें? मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि जब इनके बीच में कोई साइन ही नहीं है तो यहाँ पे कौन सा साइन होगा? मल्टीप्लिकेशन का। तो a इंटू 2 इंटू a इंटू b, तो a और a सेम वेरिएबल्स है। ठीक है, और जब सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो 2a² b हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2a² b। आगे हम देखें तो अब माइनस b को इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस b इंटू a², तो ये कितना आएगा? माइनस ba², माइनस b इंटू प्लस b², तो ये कितना होगा? माइनस b³। उसके बाद माइनस बी इंटू प्लस माइनस 2ab, माइनस बी इंटू माइनस 2ab, ये कितना होगा? माइनस माइनस प्लस, और माइनस b इंटू 2ab, 2ab²। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करके और इस तरीके से अरेंज करेंगे कि हमारे सेम वेरिएबल्स आ जाए और हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं a³ प्लस, सॉरी a³ माइनस b³ और ab²
और 2ab², ठीक है। अगर देखें ab² प्लस 2ab², तो ये कितना हुआ प्लस 3ab², प्लस 3ab², अगर हमने इन दोनों को लिखा, ठीक है। अब हम देखते हैं 2a²b और ba², ठीक है, 2a²b और ba² माइनस 2a²b माइनस ba²। क्या हम यहाँ पे फ्लिपिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। फ्लिपिंग की नीड क्यों पड़ी? फ्लिपिंग की नीड इसलिए पड़ी है क्योंकि ये वेरिएबल्स अभी सेम नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे? फ्लिपिंग। तो 2a²b को एज इट इज माइनस a²b, तो इस तरीके से हमने फ्लिपिंग करी, जिससे क्या हुआ कि यहाँ पे 1a²b बन गया और यहाँ पे माइनस 2a²b। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो दोनों क्वांटिटीज यानी कांस्टेंट से मतलब होना चाहिए। जब हमारे वेरिएबल सेम हो जाते हैं तो हमें सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए? कांस्टेंट से। कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, तो -2 - 1 कितना होता है? -3 और a²b एज इट इज, तो -3a²b, तो -3a²b। तो हमने देखा कि a³ - b³ प्लस 3ab² माइनस 3a²b। अगर हम इसे फर्दर कॉमन निकाल के सॉल्व करें तो ये बनेगा a³ - b³ प्लस, ठीक है। सपोज करिए कि मैं इसमें से क्या कॉमन निकालूं, इसको हम फ्लिप करते हैं। फ्लिपिंग की नीड क्यों पड़ी ये भी हम देखेंगे, ठीक है। मैं इसको सिर्फ अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो -3a²b प्लस 3ab², ठीक है। अब इसे आगे लिखेंगे, तो ये हमारा लिखा हुआ है a³ - b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab², ठीक है। तो a³ माइनस b³ माइनस, अगर इसमें से मैं 3ab कॉमन निकाल लूं, -3a और b कॉमन निकालूं, तो यहां से -3 कॉमन, यहां से a कॉमन और यहां से b कॉमन, लेकिन यहां पे 2a थे तो एक a बच गया होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां से -3 कॉमन निकालूं, ठीक है, ध्यान रखना है यहां से हमें क्या कॉमन निकालना है? -3, बट यहां पे क्या है? +3। तो उस +3 को क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक माइनस, ठीक है। अभी हम इसे फर्दर देखेंगे कि आखिर मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ से 3 कॉमन निकाला, a कॉमन निकाला, b कॉमन निकाला, तो यहाँ पे b 2 है, एक भी मैं कॉमन निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा होगा? एक भी कॉमन बचा होगा, ठीक है। तो इस वजह से अब हमें ये देखना है कि आखिर मैंने यहाँ पे माइनस ही साइन क्यों लगाया, ठीक है। यहाँ पे तो प्लस साइन था, तो यहाँ पे मैंने माइनस ही क्यों लगाया? तो इसलिए लगाया क्योंकि जब मैं इसे इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे -3ab में जब a का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो a के पास कौन साइन है? प्लस का, और इसके पास कौन साइन है? माइनस का। तो माइनस प्लस माइनस और 3a²b, तो ये क्या इसकी इक्विवेलेंट आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब ये वाले साइन हमारे बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हमें ये लिखना है कि -3ab इंटू -b, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 3ab इंटू कितना हो जाएगा? 3ab²। तो इस तरीके से अल्टीमेटली हमें इस तरीके से माइनस को लगाना है या फिर साइन को बैलेंस करना है कि हमारा जो आंसर है वो ऊपर वाली क्वांटिटी के इक्वल आ जाए। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो फाइनल आंसर क्रिएट हो गया है वो कितना है? a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है? a³ - b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर कैसे हम आइडेंटिटीज को, इस आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं। तो अब हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो ये है कि a³ प्लस b³, आखिर a³ प्लस b³ किसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो हमें इसको दो तरीके हैं इसको निकालने के, बट पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, और इससे हमें डायरेक्टली दो आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी। यानी इसकी जैसी एक और आइडेंटिटी होती है a³ माइनस b³, तो वो भी बहुत ही इजी तरीके से हमें याद हो जाएगी अगर हम इस शॉर्ट तरीके को याद रखें। तो वो तरीका ये है कि सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ है? a, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? b, और दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। तो हम लिखेंगे a प्लस b, इसे हम ब्रैकेट में पुट अप कर देंगे। उसके बाद अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अगर हमने a के यहाँ पे लिख दिया और एक भी यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे कितने a और b बचे होंगे, ठीक है। अगर देखें तो दो a और b बचे होंगे, यानी a के अगर यहाँ से निकला है और एक b यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे? a² और b²। तो हम लिख लेंगे a² प्लस b², ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मैंने a और b को लिख लेना ब्रैकेट में, उसके बाद क्योंकि यहाँ से तीन a और b थे तो हमने एक को यहाँ पे लिख लिया है, तो यहाँ पे कितने बचे होंगे? दो। तो उन दो को हमने क्या लिख लिया? यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का।
तो यहाँ पे आके वो जो साइन है वो क्या हो जाएगा माइनस का, और उसके बाद इन दोनों क्वांटिटी का क्या कर देना हमें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इन दोनों का क्या कर देना हमें मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा a और b का मल्टीप्लिकेशन, यानी a इंटू बी कितना हो जाएगा ab। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को याद रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और बताता हूँ, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। अगर 11th और 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। तो a क्यूब माइनस b क्यूब आखिर किसके इक्विवेलेंट होगा, तो सेम ट्रिक अप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज हमें दिख रहा है a और b और दोनों के बीच में साइन क्या है माइनस, तो हम लिखेंगे a माइनस b। अगर हमने एक a यहां से निकाल लिया है और एक a यहां से निकाल लिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने कितने बचे होंगे, दो दो, तो हम उसे लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर के साथ हमेशा प्लस का ही साइन क्यों आता है। तो एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज है, किसी भी नेगेटिव चीज का स्क्वायर करने पे हमारा आंसर कितना आएगा, जैसे मैंने लिखा -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या कह रहा है कि बेस हमारा कितना है -1 और पावर कितनी है 2, तो पावर हमेशा बेस से क्या कहती है, तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार, तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में प्लस, और 1 इंटू 1 कितना होगा 1, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे हमारा आंसर हमेशा क्या आने वाला है पॉजिटिव। इस तरीके से अगर देखें तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी होगा +4, क्योंकि -2 इंटू -2 कितना होगा माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4। तो इस तरीके से किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर ले लूं, सपोज करते हैं +1 का स्क्वायर, तो +1 का स्क्वायर करने पे भी हमारा आंसर कितना आएगा 1, क्योंकि दोनों ही नंबर क्या होंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लिकेशन से हमारा हमेशा आंसर कितना आने वाला है पॉजिटिव। तो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो या फिर वो नंबर पॉजिटिव हो, अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होने वाला है पॉजिटिव। इसीलिए स्क्वायर की पावर पे हमेशा कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन, ठीक है। तो स्क्वायर की पावर में हमेशा जो टर्म्स होंगी उनके साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का। अब हमें ये देखना है कि जिस तरीके से सबसे पहले हमने क्या लिखा a माइनस बी लिख दिया, यहां से एक एक निकल चुके थे तो दो दो हमने यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमारा ये जो साइन है यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह क्या लग जाएगा प्लस, और इन दोनों क्वांटिटीज का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी a इंटू बी। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा a a b। तो हमने देखा इन दोनों आइडेंटिटीज को याद करने का एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका, a क्यूब प्लस b क्यूब कितना होगा a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक जिससे हम इसे याद रख सकते थे। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हमें ये देखना है कि आखिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी ही क्यों होता है। पहली चीज तो ये कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अगर हम 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो वो कौन सी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हमें पता ही होनी चाहिए, क्योंकि लगभग हर चैप्टर में इस आइडेंटिटी का कोई ना कोई यूज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हो ही जाता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम देखने वाले हैं कि आखिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी ही क्यों होता है, ठीक है। तो हम इसका एक काम कर सकते हैं, हम LHS को RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करेंगे। अगर LHS RHS के इक्वल आ गया दैट मींस हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या लिखा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अगर LHS RHS के इक्वल हो गया इसका मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी इस इक्वेशन का एक इक्वल एक्सप्रेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, RHS से स्टार्ट करेंगे। तो RHS को हम सॉल्व करते हैं। तो RHS दिया हुआ है a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दो टर्म्स है हमारी, दोनों टर्म्स के बीच में क्या लगा हुआ है, कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले एलिमेंट को दूसरे ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे एलिमेंट को दूसरे ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं a इंटू ए, जैसे हम देख चुके थे। तो a इंटू ए होता है a स्क्वायर, फिर a इंटू बी। लेकिन यहाँ पे हमें साइन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। तो a के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, और b के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, और a इंटू बी कितना होता है ab। तो a स्क्वायर माइनस ab। अब b की बारी है तो b को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, बट दोनों के पास ही प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, इसी वजह से प्लस ab। इसके बाद b इंटू बी, बट डिफरेंस क्या है, प्लस माइनस माइनस, और b इंटू बी कितना होता है b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab माइनस b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ab और ab दोनों ही टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम वेरिएबल टाइप हैं। अगर हम देखें तो x और माइनस x,
अगर हम प्लस एक्स और माइनस एक्स को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इसके पास पहली चीज हम देख सकते हैं कि 1 लिखा होगा, बिल्कुल इसके पास भी क्या लिखा होगा 1। अब क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है तो सेम टाइप के वेरिएबल्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो हमें अगर वेरिएबल सेम है तो हमें सिर्फ किससे लेना देना है, हमें सिर्फ कांस्टेंट से लेना देना है। और ये +1 है, ये -1 है, +1 और -1 कितना होता है 0, तो इसका मतलब 0x। अब 0 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना, उसका आंसर कितना होगा 0, तो इसी वजह से 0 × x कितना हो जाएगा, ओवरऑल आंसर 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, नलिफाई, यानी इसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो। इसी तरीके से AB और AB बिल्कुल सेम टाइप के वेरिएबल्स थे और दोनों के पास यहाँ पे क्या था 1 1, और -AB -1AB और +1AB दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पे 0, और 0 का कोई सेंस नहीं होता। इसका मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या होगा a², और b के साथ b² के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, a² - b²। हमने जब इसे सॉल्व करा और सॉल्व करते हुए देखा कि हमारा जो रिजल्ट आया वो कितना आया, a² - b², यानी हमारी राइट हैंड साइड कितनी आई है, a² - b², और हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो भी कितनी थी, a² - b²। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि LHS = RHS। अगर LHS RHS के इक्वल है तो ये एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है a² - b² के रिस्पेक्टिव हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है वो क्या है, a + b × a - b, ये बिल्कुल वैलिड है। इसी वजह से इस आइडेंटिटी को हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है, कई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके थ्रू हम समझेंगे कि आखिर इस आइडेंटिटी का इतना ज्यादा यूज क्यों है। स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं मैंने क्वेश्चन लिया 99² - 10²। मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि आखिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा। तो इसकी 2 वे प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है, हम दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम डायरेक्टली इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें और 99 को 99 से मल्टीप्लाई करें 2 बार, और फिर 10 का स्क्वायर करें, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, और फिर माइनस करके जो भी आंसर आए उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले तरीका मैं बताता हूं किससे, इस आइडेंटिटी के थ्रू हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को क्या सपोज कर लें a, और इस क्वांटिटी को क्या सपोज कर लें b, ठीक है। तो ये क्या हमें ऐसा दिख रहा है कि a² - b², बिल्कुल a² - b²। तो a² - b² जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, a + b × a - b, ठीक है। तो हमारी a की वैल्यू कितनी है 99, तो हम लिखेंगे 99, और आइडेंटिटी के हिसाब से फिर क्या लगाना है प्लस, उसके बाद b की वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू कितनी है 10, तो हमने इधर 10 लिख दिया, और फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हमें एक और ब्रैकेट लगाना है और फिर लिखनी है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी है 99, फिर से 99 माइनस b कितना है 10, तो हमने इधर 10 लिख दिया। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, 99 + 10 कितना होगा 109, ये 109 आएगा। इसके बाद 99 - 10 कितना होगा 80, सॉरी 99 - 10 89, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 99 + 10 की वैल्यू कितनी है 109, और 99 - 10 की वैल्यू कितनी है 89। अब हम 109 और 89 को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 109 × 89, 9 9 से 81, 8 9 1 से 9, 8 9 से 72, 0 7 8 1 से 8। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है 9 10 70 9701, 9701। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट करा कि आखिर 99² - 10² की वैल्यू कितनी होगी 9701, ठीक है। तो एक तरीका तो यह है आइडेंटिटी का यूज करके, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उस वे से जाएं कि 99 का स्क्वायर करें तो यहाँ पे भी हमें एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 10 का स्क्वायर करते समय भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हमें इसे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो उस तरीके से भी करके देखते हैं क्या हमारे आंसर्स मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं 99² की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, तो 99 × 99, 9 9 से 81, 9 9 से 81, 89, 9 9 से 81, 9 9 से 81 और 89। वैल्यू कितनी है 9 10 80 और ये 9 9801, ठीक है। हमारी कितनी वैल्यू आई है 9801। तो 99² की जगह मैं क्या लिखूंगा 9801, ये हमने 99 का स्क्वायर लिखा है। अब हमें माइनस करना है किसका 10 का स्क्वायर, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, मतलब कितना आंसर आएगा 100, तो हमारे 100 आ गया। इसके बाद अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना होगा 9701, ठीक है। तो हमारे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करने से भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 9701,
और बेसिक जो मेथड होती है जो हम रियल अप्रोच अप्लाई करते हैं उसके थ्रू भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 9701। मतलब हम दोनों ही मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, बट आइडेंटिटी का यूज करना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन और 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही बार वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करा, 2 बार सेपरेटली मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कैलकुलेट करा। ठीक है, तो इस तरीके से इस आइडेंटिटी का बहुत ही ज्यादा यूज है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है 10th क्लास में उस जगह पे भी हमारे इस आइडेंटिटी का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस आइडेंटिटी को याद रखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, अब आते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब। और हमने ये भी लिखा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हम देखेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये होता है इक्विवेलेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। हम देखते हैं आखिर कि आखिर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कैसे आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, पहली चीज तो ये कि हम सिंपल लॉजिक से अगर देखें तो ये बेस है और ये पावर है, तो पावर बेस से क्या कह रही है कि तुम्हें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं एक थोड़ा दूसरा अप्रोच लूंगा और वो अप्रोच ये है कि मैं a प्लस b को फिलहाल के लिए x सपोज कर लेता हूं। क्या सपोज कर रहा हूं, x। तो a प्लस b को मैंने क्या सपोज करके रखा है, x, और x के थ्रू मैं भी सॉल्व करता हूं। तो a प्लस b को अगर मैं x सपोज कर लूं तो ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, x प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोबारा बताता हूं, a प्लस b को मैं क्या सपोज करना है, x। तो a प्लस b की जगह मैंने क्या लिख दिया, x और x प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि लेट a प्लस b इक्वल टू x। आगे हम इसका यूज करेंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे कि हमने आइडेंटिटी में देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2xc, यानी a स्क्वायर तो a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, a और b तो 2xc। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू को जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कितना होगा, x हमारा कितना है a प्लस b, तो हम इसकी जगह लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि उसको हमने कुछ सपोज नहीं करा है, वो एज इट इज है। दूसरी चीज 2 इंटू, अब क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट, क्योंकि x की वैल्यू a प्लस b है इसलिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी है, a प्लस b, तो उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा और c एज इट इज। ठीक है, ये तीनों ही टर्म्स क्या है, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि 2xc का मतलब क्या है, 2 इंटू x इंटू c। ठीक है, अब हम देखें आगे की तरफ अगर सॉल्व करें तो a प्लस b का होल स्क्वायर फिर से आ गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमने आइडेंटिटी में देखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, तो हमने इस आइडेंटिटी को पूरा खोल चुका है और वो कितना आ रहा है, सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब c स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू a, और क्योंकि 2 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है और c को भी हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम यहाँ पे अरेंजिंग करें सिर्फ इस पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू सी इंटू ए प्लस बी। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 1 इंटू 3, अगर 2 इंटू 1 इंटू 3 का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है, और अगर मैं इसी को रीअरेंज करूं यानी फ्लिपिंग करके करूं तो 3 इंटू 1 इंटू 2, इसका आंसर भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी हम मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने क्या करा, c को मैंने आगे की तरफ लिख दिया, तो ये बन जाएगा 2c। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2c इंटू a प्लस b। ठीक है, अब यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो 2c a से भी मल्टीप्लाई होगा और 2c b से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2c को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना होगा, 2c a प्लस, और 2c को जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना बनेगा, 2bc। वैसे तो वो 2cb होता, बट वहां पे भी हम फ्लिपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2cb को मैं क्या लिख दूंगा, 2bc। तो इस तरीके से हमने देखा कि आखिर इस चीज का जो आंसर है, इस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो कितना है, 2ca प्लस 2bc। ठीक है, तो इसको हम दोबारा लिख देंगे,
2CA प्लस 2BC। तो हमारी ये जो आइडेंटिटी है अगर हम इसे रीअरेंज करें तो ये बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी है तो हम यहां पे लिख देंगे सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, तो हमने देखा कि आखिर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA क्यों होता है। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व करा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि कैसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को ड्राइव करते हैं। इन आइडेंटिटीज को ड्राइव करने के लिए हमें बस बेसिकली 3 रूल्स पता होने चाहिए जो कि स्टार्टिंग में बताए गए थे। अगर हमें उन 3 रूल्स का बहुत ही अच्छे से नॉलेज है तो हम किसी भी आइडेंटिटी को जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है उन आइडेंटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूं क्या क्या हमने कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी है। पहली आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे हमें ये चीज याद रखनी है, अगर इन एंटिटीज को याद रखना है तो हम ये याद रख सकते हैं कि a स्क्वायर के साथ और b स्क्वायर के साथ यानी स्क्वायर वाली टर्म के साथ हमेशा कौन सा साइन आता है, प्लस का। और जो 2ab है वो उसका साइन डिपेंड करेगा किस पे, कि आखिर एक्सप्रेशन में क्या पूछा गया है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। थर्ड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब सिंपली यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, फर्स्ट टर्म को छोड़ के सारी टर्म्स में कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, उसके बाद हमें फिफ्थ आइडेंटिटी देखनी है, तो वो थी a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इस आइडेंटिटी को याद करने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल शॉर्टकट बताया था, वो ये था कि सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, a और b और दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, तो हम लिख देंगे a प्लस b। उसके बाद क्योंकि यहाँ से एक a और एक b यहाँ से जा चुके हैं तो यहाँ पे कितने थे टोटल, यहाँ पे 3 a थे और 3 b थे। तो अगर हम यहाँ से एक एक निकाल चुके हैं तो यहाँ पे कितने बचे होंगे, 2। और दोनों के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि स्क्वायर पावर है। और क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि हमें साइन चेंज करना है। तो इसलिए यहाँ पे अगर प्लस का साइन है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, माइनस का, तो माइनस ab। और ab क्यों, क्योंकि हमें इन दोनों चीज का क्या करना है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से सिक्स आइडेंटिटी देखें तो वो इसी का जस्ट अपोजिट केस है, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब होता है a माइनस b। पहले हमने देखा कि a माइनस बी लिखा होता है a माइनस बी, उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के साथ हमेशा पॉजिटिव टर्म, और यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे वो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस ab। तो ये आइडेंटिटी थी 6। अब देखते हैं सेवेंथ आइडेंटिटी। तो सेवेंथ आइडेंटिटी थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब जो एट आइडेंटिटी है वो क्या थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो हमने 8 आइडेंटिटीज को देखा कि आखिर 8 आइडेंटिटीज को हम किस तरीके से ड्राइव करते हैं। तो ये आइडेंटिटीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है।